वेलकम एवरीवन। इससे पहले हमने बात की थी इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में कि इसे हिंदी में कैसे लिखना है। अब हम बात करते हैं HSPQ यानी कि हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर, जो हमारा दूसरा टेस्ट है, उसे हम हिंदी में कैसे लिखेंगे। और आइए इसमें समझते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे परीक्षण संख्या यानी कि 2, फिर HSPQ हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर, इसका सैद्धांतिक पक्ष लिखेंगे, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। इसमें हम बताएंगे व्यक्तित्व आधुनिक मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रमुख विषय है। व्यक्तित्व के अध्ययन के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का पूर्व कथन भी किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्ति अपने आप से जो कुछ भी है वह उसका व्यक्तित्व होता है। इसमें व्यक्ति के पास शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी होता है वह सभी सम्मिलित होता है। थोड़े शब्दों में व्यक्तित्व वह सब कुछ है जो एक व्यक्ति के पास होता है। ये हम पर्सनालिटी के बारे में बताएंगे इंट्रोडक्शन में। देन हम ये भी पर्सनालिटी के बारे में नेक्स्ट पैरा में बताएंगे। इसके बाद हम व्यक्तित्व का अर्थ, मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी बताएंगे। शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है, यानी कि एजुकेशन जो है वो पर्सनालिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट करती है। व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग साधारण बातचीत के दौरान किया जाता है, जैसे हम क्या कार्य करते हैं, किस व्यवसाय में हैं, अथवा हमारे अंदर कौन से गुण हैं। यह सभी हम सभी के इन गुणों में अच्छाइयाँ या बुराइयाँ दोनों हो सकती हैं। हम सभी का अपना व्यक्तित्व होता है, यानी कि जो व्यक्तित्व है वह सबका डिफरेंट होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं इसमें। और फिर हम बताएंगे कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। उपाकृति जिसे कहते हैं पर्सोना, जिसका अर्थ होता है बाहरी नकाब या वेशभूषा। फिर इसके बाद हम बता देंगे व्यक्तित्व का अर्थ। व्यक्तित्व का अर्थ मनुष्य के व्यवहार की वह शैली है जिसे वह अपने आंतरिक तथा बाह्य गुणों के आधार पर प्रकट करता है। ठीक है। फिर इसमें डेफिनेशंस हम बताएंगे। डेफिनेशंस ऑफ पर्सनालिटी। अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन शारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण से अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। देन सेकंड डेफिनेशन है RB कैटल के अनुसार व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। देन थर्ड डेफिनेशन बिंग व हंट के अनुसार है। फोर्थ डेफिनेशन जो है वो गिलफोर्ड के अनुसार है। गिलफोर्ड ने बताया है कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। देन हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी लिखेंगे। व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या क्या हैं। यह आत्मचेतन है, सेल्फ कॉन्शियस होता है, निरंतर निर्माण की क्रिया है ये, और यह एक शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य है। निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति है व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व जो है सोशलिज्म है, सामाजिकता है। यह दृढ़ इच्छा शक्ति भी है, स्ट्रॉन्ग विल पावर भी है पर्सनालिटी। देन है व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी के लिए 5 पॉइंट्स बताए गए हैं। गर्भकालीन अवस्था में व्यक्तित्व, शैशवावस्था में व्यक्तित्व, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व, किशोरावस्था में व्यक्तित्व और प्रौढ़ावस्था में व्यक्तित्व। फिर ये इसके बारे में बताया गया है। देन है व्यक्तित्व के निर्धारक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। इसमें बताया गया है कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं।
व्यक्तित्व के निर्धारक से तात्पर्य कुछ ऐसे कारकों से होता है जिससे व्यक्तित्व का विकास प्रभावित होता है। इस तरह से कारकों को 3 भागों में बांटा गया है। ऐसे कारक जिनका संबंध व्यक्ति की आनुवंशिकता अथवा जैविक प्रक्रियाओं से होता है उन्हें जैविक कारक कहते हैं, और कुछ कारक ऐसे होते हैं जिनका संबंध व्यक्तित्व के वातावरण से होता है उन्हें वातावरणीय कारक कहते हैं। जन्म के बाद व्यक्ति का पालन पोषण किसी समाज या संस्कृति के वातावरण में होता है जो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं, इसे तीसरा कारक कहते हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिक कारक। ये चार्ट के थ्रू भी आप दिखा सकते हैं कि व्यक्तित्व के निर्धारक जो हैं वो जैविक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक और वातावरण संबंधी कारक होते हैं। जैविक कारक में 3 पार्ट्स आप कर सकते हैं। अंतःस्रावी, जिसमें आते हैं पीयूष ग्रंथि, अभिव्यक्त ग्रंथि और गल ग्रंथि, यौन ग्रंथि। सेकंड है शरीर रचना और थर्ड है शारीरिक रसायन। देन जो है वातावरण संबंधी कारक के 2 पार्ट है, सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक। अब हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी की, व्यक्तित्व के सिद्धांत। तो पहला इसमें है टाइप थ्योरी, जिसे हम प्रकार सिद्धांत भी कहते हैं। प्रकार सिद्धांत व्यक्तित्व विभाजन का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति किस प्रकार का है, इन सब प्रश्नों का उत्तर मनोविज्ञान लंबे समय से खोजते आ रहे हैं। चूँकि व्यक्ति का व्यक्तित्व एक गतिशील संगठन है जिसमें व्यक्ति के शील गुण बदलते रहते हैं। ये इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन में बताया गया है। विशिष्ट समूह के आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है। हिप्पोक्रेटिस द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण, शारीरिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण और मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। देन इसमें हिप्पोक्रेटिस के द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण के बारे में बताया गया है, जिन्होंने 4 प्रकार की से इसको कैटेगराइज किया है: पीला पित्त, काला पित्त, लाल पित्त, रक्त पित्त और कफ पित्त। पीला पित्त उन्होंने बताया है जिस व्यक्ति में पीला पित्त की प्रधानता पाई जाती है उस व्यक्ति को क्रोध जल्दी उत्पन्न होता है। काले पित्त के बारे में उन्होंने बताया है, काले पित्त वाले व्यक्ति में चित्त प्रकृति में दुख, अवसाद, तमस की वृद्धि होती है। इनको निराशावादी कहा जाता है। रक्त पित्त वाले व्यक्ति जो हैं उनमें उस व्यक्ति में उत्साह अधिक होता है, और कफ पित्त वाले व्यक्ति में शांत होते हैं वो। देन है शारीरिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। इसमें क्रैस्मर ने कैटेगराइज किया है तुंदित प्रकार, ये आप देख लीजिए। इसमें क्रैस्मर के अनुसार कैटेगराइज किया गया है इसको: तुंदित प्रकार, क्रस्तकाय प्रकार, पुष्टकाय प्रकार, मिश्रकाय प्रकार। इन्होंने गोलकाय या तुंदित प्रकार बताया है, लंबकाय या कृष्णकाय बताया है, सुडौलकाय और या पुष्टकाय के बारे में बताया है, और देन लास्ट में है मिश्रकाय। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। देन सेल्डन ने बताया है एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी के बारे में और फिर इसमें हम एक चार्ट के थ्रू भी दिखा सकते हैं शेल्डन का। उन्होंने 3 टाइप से कैटेगराइज किया है शारीरिक गठन को: एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी में मोटे व नाटे लोग आते हैं। मेसोमॉर्फी में हड्डियां व मांसपेशियां विकसित होती हैं जिनकी वो लोग आते हैं। और फिर एक्टोमॉर्फी में लंबे एवं दुबले पतले लोग आते हैं। फिर लास्ट में कैटेगराइज किया गया है मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें जो है युंग के अनुसार, युंग ने इसे कैटेगराइज किया है 2 तरह से। पहले हैं एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी, जो समाज से ज़्यादा मतलब रखते हैं, उन्हें किसी के सामने बात करने से कोई झिझक नहीं होती है। और सेकंड है अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट,
जो से खुद ज़्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, खुद से ही उलझे रहते हैं, वो व्यक्ति इसमें आते हैं। देन जो है आइजेन के अनुसार है, इन्होंने भी कैटेगराइज किया है अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, स्नायु विकृति, स्थिरता और मनोविकृति, सुपर ईगो की क्रियाएं। व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांत, ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। ट्रेड थ्योरी के बारे में ये बताया गया है डिस्क्रिप्शन में। सील गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार उसके प्रकार से नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के सील गुणों द्वारा नियंत्रित होता है। सील गुण सिद्धांत में मूलतः दो वैज्ञानिक अल्पोर्ट और कैटल का नाम उल्लेखनीय है। अल्पोर्ट का सील गुण सिद्धांत, अल्पोर्ट ने इसे कैटेगराइज किया है सामान्य सील गुण में और व्यक्तिगत सील गुण में। व्यक्तिगत सील गुण को फर्दर कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट्स में: आधारभूत प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति और गौण प्रवृत्ति। फिर इसमें बताया गया है सामान्य सील गुण, वे गुण समाज या संस्कृति के अधिकतर व्यक्तियों के में पाए जाते हैं, उन्हें सामान्य सील गुण कहते हैं। व्यक्तिगत सील गुण, ये गुण कई व्यक्तियों में ना होकर किसी एक व्यक्ति विशेष में पाई जाती है। आधारभूत प्रवृत्ति जो है वो प्रत्येक व्यक्ति में यह प्रवृत्ति नहीं होती है। और केंद्रीय प्रवृत्ति जो है, यह केंद्रीय प्रवृत्ति 5 से 10 के स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है। गौण प्रवृत्ति जो है वो व्यक्ति के लिए कम महत्वपूर्ण, कम संगत, कम अर्थपूर्ण होते हैं। देन है कैटल का सील गुण सिद्धांत, ट्रेड थ्योरी ऑफ कैटल। कैटल ने जो है कैटेगराइज किया है, वो उन्होंने सतही सील गुण और मूल सील गुण के बारे में बताया है। सरफेस ट्रेड सतही सील गुण के बारे में इन्होंने बताया है, वे गुण होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार में स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे व्यक्ति की प्रसन्नता व उदासी का दिखाई देना। मतलब सील गुण, सतह सील गुण वह हैं जो हमारे एक्सप्रेशन हमें बताते हैं, और मूल सील गुण वो होते हैं जो सोर्स ट्रेड कहते हैं इन्हें। ये विशेषक का ज्ञान तब होता है जब इससे संबंधित सतही सील गुणों को एक साथ मिलाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि ये हमें तब डिटरमाइन हो पाते हैं जब हम सतही सील गुण को जान लेते हैं, जैसे कि शारीरिक विशेषक यह संबंधित आनुवंशिकता से होता है इनका संबंध, और पर्यावरणिक विशेषक इनका संबंध वातावरण से होता है। देन है व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ मेजरिंग पर्सनालिटी। सब्जेक्टिव, इसे कैटेगराइज किया गया है 3 विधियों में। पहला है आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव और प्रक्षेपण प्रोजेक्टिव। आत्मनिष्ठ ऑब्जेक्टिव में बताया गया है, सब्जेक्टिव इसमें बताया गया है ये विधियाँ व्यक्ति के अनुभव तथा धारणा पर निर्भर करती हैं। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव बाह्य व्यवहार का अध्ययन करने में वस्तुनिष्ठ विधियों का प्रयोग किया जाता है। लास्ट है प्रक्षेपण प्रोजेक्टिव, इन विधियों में उत्तेजक प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रोजेक्टिव के अंडर में प्रमुख विधियाँ कुछ इस तरह की हैं: प्रश्नावली विधि, जीवन इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, क्रिया प्रशिक्षण विधि, परिस्थितिकी परीक्षण विधि, मानदंड मूल्यांकन विधि, व्यक्तित्व परिसूची विधि, प्रक्षेपण विधि, अन्य विधियाँ व परीक्षण। देन है HSPQ, जो हमारा ये टेस्ट है सेकंड, हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर परीक्षण। इसका हम विवरण देखेंगे। अब इसे RB कैटल ने दिया है। उन्होंने इसमें 142 क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं जो 14 प्रिंसिपल्स पे आधारित हैं। अब हम देखेंगे इसमें
HSPQ परीक्षण की स्कोरिंग। इसकी स्कोरिंग हम कैसे कहते हैं? इस परीक्षण में 14 कारक होते हैं जो ये हैं ABCDEFGHIJO Q2 Q3 Q4। इन कारकों को स्टेंसिल कुंजी की सहायता से इन कारकों का फलांकन किया जाता है और रॉ स्कोर व स्टेन स्कोर में इन्हें बदला जाता है। देन है इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, यानी कि क्रियात्मक पक्ष को हम कैसे लिखेंगे? तो इसमें हम परीक्षण का पहले नाम लिखेंगे, हाई स्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली, जिसे HSPQ भी कहते हैं, और ये RB कैटल ने दिया है। इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य है विषयी के 14 व्यक्तित्व कारकों का मापन करना व उसकी नेतृत्व और सृजनात्मक शिक्षा क्षमता का मापन करना। देन हम इसमें विषयी की डिटेल्स लिखेंगे। इसमें विषयी का नाम, आयु, शैक्षिक योग्यता, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य लिखेंगे। फिर परीक्षणकर्ता का नाम, डिटेल्स ऑफ टेस्टर के बारे में लिखेंगे। इसके बाद आवश्यक सामग्री बताएंगे। HSPQ चाहिए, रिस्पॉन्स शीट चाहिए, स्टेंसिल की चाहिए, टेस्ट प्रोफाइल चाहिए और ग्राफ मैनुअल चाहिए। अब इसमें हम बताएंगे प्रारंभिक तैयारी के बारे में कि हमने अपने विषय के लिए स्वच्छ और वह रोशनीदार शांत कमरा दिया है उसे, और बता देंगे कि उसे सारी चीज़ें हम उपलब्ध करा दिए हैं वहाँ पे, और मानसिक रूप से वह इस परीक्षण के लिए तैयार है। विषयी को सभी निर्देश स्पष्ट रूप से समझा देंगे हम। फिर बताएंगे इसमें सावधानियाँ क्या क्या हमने बताई। विषयी को आवश्यक निर्देश सही ढंग से समझा दिया हमने। प्रयोज्य को बता दिया गया कि एक ही बार में सारे प्रश्न करने हैं, उसे सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये हम बता देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम सावधानियाँ में लिख देंगे। इसके बाद हम निर्देश बताएंगे कि इंस्ट्रक्शंस हमने क्या क्या दिए। सामान्य निर्देश बताएंगे जिसमें हमने जनरल इंस्ट्रक्शन बता दिए। फिर विशिष्ट उद्देश्य बताएंगे। इसमें हम बताएंगे कि प्रश्नावली में दिए गए निर्देश विभिन्न व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित हैं, और इसमें हम बताएंगे कि विषयी को सारे ही क्वेश्चन जो है 30 to 40 मिनट्स के अंदर में कर लेने हैं। कोई भी क्वेश्चन उसे छोड़ना नहीं है, और जो भी उसके स्वाभाविक उत्तर हों वह उससे ही टिक करे, और इसका रिजल्ट जो होगा उससे उसकी एजुकेशनल लाइफ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये हम उसे सब समझा देंगे। ये विशिष्ट निर्देश में हमारे आ जाएंगे। उसके बाद हम प्रक्रिया लिखेंगे। जो भी हमने प्रक्रिया अपनाई है वह सारी इसमें लिख देंगे। ये पूरी प्रक्रिया हो गई। देन हम ये टेस्ट HSPQ टेस्ट प्रोफाइल लगाएंगे यहाँ पे, और जो भी स्टेन स्कोर और रॉ स्कोर आए होंगे उनके अकॉर्डिंग इस ग्राफ को इसमें बना लेंगे। इससे हमें लो स्कोर डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड हो जाएंगे, एवरेज भी प्रोवाइड हो जाएंगे, और हाई स्कोर डिस्क्रिप्शन भी अपने सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। ये है टेस्ट प्रोफाइल। इसे लगाने के बाद हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे जो ड्रॉ स्कोर और स्टेन स्कोर पे आधारित होगी। इसमें हम लो स्कोर ट्रेड्स बताएंगे, एवरेज स्कोर ट्रेड्स बताएंगे और हाई स्कोर ट्रेड्स बताएंगे। इनको पूरा डिस्क्राइब कर देंगे सारे ही फैक्टर्स का। ये G फैक्टर का है, देन H फैक्टर, I फैक्टर, J फैक्टर, O फैक्टर, Q2 फैक्टर, देन Q3 फैक्टर और Q4 फैक्टर। ये सब के बारे में डिस्क्रिप्शन बता देंगे पूरा।
फिर हम गणना करेंगे इसमें। तो पहले हम जो है लीडरशिप पोटेंशियल निकालेंगे, नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व क्षमता निकालने के लिए ये फॉर्मूला है 0.2B प्लस 0.2C प्लस 0.1E प्लस 0.4F प्लस 0.4G प्लस 0.4H माइनस 0.2I प्लस 0.1J माइनस 0.4O प्लस 0.4Q3 माइनस 0.2Q4 माइनस 2.2। इसमें सारी वैल्यूज़ फैक्टर्स की हम रख देंगे और उसके बाद इसको इंटू करके नेतृत्व क्षमता निकालेंगे। ये हमारी नेतृत्व क्षमता आ जाएगी। इसके बाद हम सृजनात्मक क्षमता निकालेंगे, जिसका भी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है -0.2A प्लस 0.4B प्लस 0.2C प्लस 0.2D प्लस 0.3E माइनस 0.4F माइनस 0.4G माइनस प्लस 0.2H प्लस 0.4I प्लस 0.1J माइनस 0.3O प्लस 0.1Q2 प्लस 0.1Q3 प्लस 1.7। इसमें भी हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे अपने सारे फैक्टर्स की और उसके बाद इसे निकाल लेंगे। ये हमारी सृजनात्मक क्षमता आ जाएगी। इसके बाद हम परिणाम बताएंगे कि नेतृत्व क्षमता कितनी निकली है और सृजनात्मक क्षमता कितनी निकली है। फिर हम परिणामों की व्याख्या करेंगे। जितने भी 14 फैक्टर्स थे पर्सनालिटी की, उसमें हम इंटरप्रिटेशन करेंगे उनकी। तो पहला कारक बता देंगे कारक ए के बारे में, देन कारक बी के बारे में हम बताएंगे, देन कारक सी, फिर डी कारक, कारक ई, कारक एफ, कारक जी, फिर कारक एच के बारे में बता देंगे और फिर आई, जे, ओ, देन कारक Q2, देन कारक Q3, फिर कारक Q4 के बारे में बताकर हम लास्ट में निष्कर्ष बताएंगे, कंक्लूज़न। जो भी हमारे सब्जेक्ट की पर्सनालिटी आई है, जहाँ पे ज़्यादा जो है फैक्टर्स आएंगे, उसे हम सब्जेक्ट की पर्सनालिटी डिटरमाइन कर लेंगे। तो हम इसमें बता देंगे कंक्लूज़न में कि हमारा सब्जेक्ट किस स्वभाव का है, उसकी क्या पर्सनालिटी है, इसके बारे में लिखेंगे यहाँ पे। फिर हम इसकी शैक्षिक निहितार्थ बताएंगे, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, शिक्षकों के लिए HSPQ का क्या महत्व है ये बताएंगे। देन छात्रों के लिए क्या महत्व है ये बता देंगे हम। फिर जो है माता पिता के लिए क्या महत्व है ये बताएंगे। देन लास्ट में ये हम संदर्भ ग्रंथ के बारे में लिख देंगे। इसमें आप 3 से 4 या 5 बुक्स का रेफरेंस लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।